हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11th के लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पर बात की थी। आज जो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल पर। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? इन्हें हम लोग कहते हैं परमाणु कक्षक। तो अगर इनकी डेफिनेशन पर बात करें तो कहा गया कि किसी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कक्षक। उसे क्या कहते हैं? कक्षक। अब रीजन आया कि कहां-कहां इसकी प्रायिकता अधिक होगी और कहां-कहां दूर होगी। तो हमारे पास ये है कि श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को समझने के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद एक समीकरण दिया, बात समझ आ रही है, और वहां से उन्होंने उस समीकरण को देने के उपरांत एक समीकरण दिया जिसे हम तरंग समीकरण के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, बेटा जो समीकरण हुआ वो डेवल स्क्वायर साई अपॉन डेवल एक्स स्क्वायर साई अपॉन डेवल वाई स्क्वायर डेवल स्क्वायर साई अपॉन डेवल जेड स्क्वायर। इसे साई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साई बराबर -8 पाई स्क्वायर m e माइनस v साई अपॉन h स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन थी जिसे हम श्रोडिंगर की इक्वेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो साई है, साई क्या है? साई को तरंग आयाम, और जहां हम साई स्क्वायर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम कहते हैं, अर्थात साई स्क्वायर से ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी का पता चलता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है और कहां पर कम है। यह जो तरंग समीकरण है, यह साई m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, v इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, h प्लैंक कांस्टेंट, इनके बीच संबंध को क्या करता है? स्थापित करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नाभिक के समीप कक्षाएं होती हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है और उससे दूर जाने पर संभावना कम होती जाती है। लेकिन अब आप ये कहें कि बहुत दूर जाने पर शून्य हो सकती है, तो शून्य नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ रही है? गुड। मैंने आपसे कहा कि साई स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन तरंग आयाम कहते हैं, जिससे हम यह पता करते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है। क्लियर? इसके बाद हम आपको यह बता रहे थे कि अगर आपको यह देखना है कि श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहां से आया, ठीक है, तो इसके लिए कुछ मैथ के आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप मैथ के कुछ फार्मूले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको इक्वेशन प्रूव कराएंगे कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण क्या होती है और कैसे प्रूव होती है। तो मैथ के सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फार्मूले, बात समझ आ रही है? डिफरेंशिएशन फार्मूला हमने कहा इसमें होता क्या है कि जैसे लिखा हुआ है x की पावर n और ये dy dx, ठीक है। तो यहां पर x का है कि x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का डिफरेंशिएशन, बात समझ आ रही है? x के जो अपॉन में d के साथ में x होता है उसका मींस होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर? यहां पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी x पावर n हो, y दैट मींस कुछ भी हो सकता है। तो जो यहां पर होगा तो उसका मतलब यही होगा कि उस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में क्या करा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। कहने का मींस अगर मैं यहां पर dy लिख दूं और यहां पर z लिख दूं तो मैं ये बोलूंगा कि z का y के रिस्पेक्ट में क्या? डिफरेंशिएशन। मेरी बात समझ आ रही है?
अब कंडीशन ये हुई कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके बेस पर हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, तो उन फार्मूले पर ध्यान देते हैं। जैसे लिखा हुआ है dy/dx और ये लिखा हुआ है x की पावर m लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो अगर x की पावर n की फॉर्म में कोई वैल्यू है तो पावर कहां आ जाएगी, आगे, और पावर से एक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जांपल बेसिस पर जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 dy/dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो 4 कहां आ जाएगा आगे, और पावर में से 4 में से क्या कम हो जाएगा, तो 4x क्या हो जाएगा, क्यूब। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन x की पावर n का। ठीक है, जैसे आप e की पावर x का करते हैं तो यहाँ इसका e की पावर x ही हो जाता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर एक रूल क्या है कि अगर हमने x की पावर का डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे की पावर में से घट गया। ठीक है, मेरा समझ आ रही है? लेकिन अभी हमने x की पावर n का किया था और x के रिस्पेक्ट में तब तक करेंगे जब तक x का कोई फंक्शन रह जाता है। मान लीजिए x बचा, x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ dy/dx, अब आप x का डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर भी कितनी है, 1। अगर ये पावर आ गई तो पावर में से 1 लेस हो जाएगा, x की पावर 0 बचा, और अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 1। तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर कोई तरह फलन है, कोई फंक्शन है और उसका उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1। और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, देखिए कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे dy/dx ले लिया, अब यहां हम 5 का डिफरेंशिएशन कराएं, क्लियर? तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, आप याद रखिए, उस कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेटा कितना होता है, 0। जो ट्रिग्नोमेट्री फलन होते हैं, जैसे आपने dy/dx साइन का किया तो साइन का हो जाता है cos, साइन का हो जाता है cos। अब x है एंगल बेसिस पर तो x लिखा जाएगा। अब इस x का अगेन कराएंगे तो हमने आपसे कहा कि cos x आया और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो हमारे पास कितना हो गया, cos x। हमने ये दोबारा आपको इसलिए दिखाया कि मान लीजिए अभी sin x था तो आप डायरेक्ट cos x लिख दिए। अब मान लो यहाँ पर sin ax लिखा होता, क्या लिखा होता है, ax, तो sin का तो हो गया cos, ax हो गया, लेकिन अब ये x के सिंपल फंक्शन में तो है नहीं, तो ax का हम दोबारा करेंगे। अब दोबारा में a कांस्टेंट है, मैंने कहा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, शून्य होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ में अटैच है, कोएफिशिएंट में है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, a cos क्या हो जाता है, ax। अब ये बचा हमारे पास x, और x का आपको पता है कि वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1, तो हमारे पास कितना डिफरेंशिएशन आ गया, a cos ax। बात समझ आ गई, a cos ax जो कांस्टेंट होता है, अगर सिंगल कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं 0, और अगर हमारे पास किसी के फंक्शन के साथ में है कोएफिशिएंट के फॉर्म में, तो उसको कहां ले आते हैं, हम पहले ले आते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं उनको आप देख लीजिए, हमने आपसे कहा, नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, तो देखिए कैसे हमने आपसे कहा, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है dy/dx sin x, तो sin क्या हो जाएगा, cos x। लिखा हुआ डिफरेंशिएशन cos x का, तो इसका माइनस हो जाता है sin x। जितने में c लगी होती है, जैसे आप जनरल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, यस cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, तो इनके आगे क्या लग जाता है, माइनस। dy/dx tan x क्या करेंगे तो होता है sec square x। dy/dx अगर आप cosec x का कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा माइनस का cosec x और cot x। अगर cot x का कर रहे हैं आप डिफरेंशिएशन cot x का, तो हो जाता है माइनस का cosec स्क्वायर x। बेटे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर यहां पर आप हो गए सारे फंक्शन, एक बचा आपका sec x, अगर sec का कर रहे हैं तो हो जाता है sec x tan x। लेकिन आपके इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मात्र 2 फार्मूले यूज होने हैं,
साइन और कॉस की। बात समझ आ रही है? हमारे कहने का मतलब ये जनरल फार्मूले आपने लिखे, यहाँ पर x के रूप में लिखा। अगर हम दोबारा यहाँ से x का कराएंगे भी तो हमारे पास x की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर लिखते रहे। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर हम sin ax लेके करते, मैंने आपसे बोला भी अगर sin ax लेके कर रहे तो cos ax तो होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ax का आगे कराएंगे, और अगर ax का आगे कराएंगे तो a कांस्टेंट a कहां जाएगा आगे, तो a cos ax और x की वैल्यू 1, तो हमारे पास a cos ax आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको? देख लीजिए, जो चीज है उसको आप पूछ लीजिए। तो ये पूरे मैथ के फार्मूले आप तैयार कर लीजिए। तो ये सारे फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, और इसके बाद हम कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और कैसे इसे प्रूफ करते हैं। लेकिन उसके लिए फार्मूले आना जरूरी है डिफरेंशिएशन के। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं।